नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक के भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जल्द शुरू होने के बारे में। जी हां, एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से लाइसेंस मिल गया है। थोड़ा बहुत जो फॉर्मेलिटी है वो इन स्पेस के द्वारा पूरे होते ही ये स्टार लिंक की इंटरनेट सेवा जो है वो भारत में शुरू होने वाली है। समय कितना लगेगा अभी इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द शुरू की जाएगी। तो स्टार लिंक के इंटरनेट सेवा के भारत में प्रवेश से, भारत में एंट्री से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, हमारा आपका जो है कितना फायदा होगा अगर फाइबर टेक्नोलॉजी के मुकाबले सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की बात करें, तो इसे बताने के लिए हमारे साथ फॉर्मर बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसएनएल के सीएमडी रह चुके हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अनूप जी, आपको सर और आपके सबसे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हम जानना चाहते हैं आपसे सर कि आप तो इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं बीएसएनएल में। टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भारत की तब सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। सर, जो ये एलन मस्क की स्टारलिंक आ रही है, इसकी जो सर्विसेज है और आज की तारीख में जो हम इंटरनेट की सेवा ले रहे हैं जियो से, एयरटेल से और यहाँ तक कि बीएसएनएल से, तो इन दोनों सेवाओं में अंतर क्या है अगर सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए अनूप जी, एक अंतर विशेष है कि ये जो सर्विस आएगी वो खाली ब्रॉडबैंड की सर्विस आएगी। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल ब्रॉडबैंड के अलावा वॉइस सर्विसेज भी देते हैं और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड की सेवाएं देती है। तो आप तकनीकी रूप से समझ सकते हैं कि यही एक अंतर है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल या स्टारलिंक की कंपनी में। जी जी। तो सर, ये कुछ आइडिया है, ये जैसे डीओटी से तो लाइसेंस मिल गया, तो ये कब तक शुरू हो जाएगी? अगले 2-4 महीनों में, 6 महीनों में, या अभी अभी ज्यादा वक्त लग सकता है? इसके बारे में कुछ आइडिया है सर? ये देखिए, कल ही मैं सुन रहा था, बहुत सारे अखबारों में इसके बारे में चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने भी इसके संबंध में कुछ बात करी थी। तो यह सब देख के तो लगता है कि इसकी शुरुआत बहुत जल्दी ही हो जाएगी। और हम्म। एक तरह से ये अच्छा भी है कि काफ़ी दिनों से ये मसला लंबित था कि कब आएगा स्टारलिंक, कब आएगा कि नहीं आएगा। अब हम्म। जब इसकी घोषणा की जा चुकी है तो ऐसा मेरा मानना है कि जल्दी ही इसकी सेवा की शुरुआत होना चाहिए, हो जानी चाहिए। जैसा आप अगर टाइम का अनुमान कुछ लगाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि शायद 6 महीने के अंदर ही इस सेवा की हम्म। शुरुआत हो जाएगी। 6 महीने के अंदर इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी सर। तो ये जो सेवा है इंटरनेट की, ये जो अभी एग्जिस्टिंग इंटरनेट सेवाएं हैं, इससे कितना अलग है सर? कितना इसके अगर क्वालिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, तो ये कितना जुदा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है? देखिए, जहाँ तक स्पीड का प्रश्न है, स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड की स्पीड में कोई कमी नहीं है। जी। तकनीक की दृष्टि से दोनों तकनीकों में जिस तरह से ब्रॉडबैंड की सेवाएं आती हैं वही अंतर है। जियो, एयरटेल या बीएसएनएल के जरिए ब्रॉडबैंड की सेवाएं मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या 4G के माध्यम से आती है। जी जो जी। स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड की सेवा है वो सैटेलाइट के माध्यम से आएगी, और ये भी एक कोई एक या दो सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले लगभग 7-8 हज़ार सैटेलाइट के क्लस्टर की बात की जाती है, जी जी। जिससे इसके कारण कि पूरा विश्व इन सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। तो सर, जो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट सर्विस है, तो ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या बदलाव लाएगा सर? किस तरह से हम चेंज फील करेंगे या देखेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल, उनको कंपटीशन तो झेलना ही पड़ेगा। परंतु अगर आपके प्रश्न को दूसरे ढंग से देखा जाए तो बदलाव उचित बदलाव है और ये कस्टमर सेंट्रिक बदलाव है। और मेरा ऐसा मानना है कि उपभोक्ताओं को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, विशेषकर वो उपभोक्ता जो कि अभी भी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड नहीं है, वो उपभोक्ता जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं और अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ब्रॉडबैंड आएगा,
कब वो इंटरनेट से सही ढंग से कनेक्ट हो सकेंगे, कब डिजिटल इंडिया का पूरा पूरा फायदा उनको मिलेगा। तो इस तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि कस्टमर के हित में ब्रॉडबैंड होगा। हालांकि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल तीनों को एक कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। जी जी सर। तो सर इसमें स्पेक्ट्रम को लेकर जो है एयरटेल और जियो ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लाइसेंस दिया गया है और हम लोगों ने तो नीलामी में खरीदा है, तो इस ये जो है उनके फेवर में नहीं है, मतलब उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात की जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 5 साल की जो है वो अवधि सुझाई है इसको, स्टारलिंक को। तो आप मुझे मेरे दो सवाल है, एक तो एयरटेल और जियो को ऑब्जेक्शन क्या है, और दूसरा कि 5 साल की अवधि क्यों मिली है। देखिए, एयरटेल और जियो को ऑब्जेक्शन ये है कि जैसा आपने स्वयं बताया कि उनको जो स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है वह ऑक्शन के पद्धति से हुआ है, और उन उसके लिए उनको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और उस कीमत के जी बाद उन्होंने अपना नेटवर्क रोल आउट किया। और एक बहुत सी बातें ये भी की जा सकती हैं कि शायद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी आ नहीं पाया है, और दूसरा कोई एक सशक्त दावेदार इस तकनीक का आ गया है, तो एक ये ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। पर जहाँ तक ये प्रश्न है, इसमें पूरा डिबेट हो चुका है, पूरा उसके प्रोज एंड कॉन्स भारत सरकार देख चुकी है, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से स्पेक्ट्रम अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में यही मानक चल रहा है। इसलिए भारत सरकार कोई अलग से ही कोई ऐसा विचार लेके नहीं आ रही है। लगभग सारे विश्व में सैटेलाइट सेवाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से ही स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। जी जी। और इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा एहतियात भी बरता है। मैं ये कहूँगा कि पहले 5 साल की अवधि ही रखी है, नहीं तो सामान्यतः आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम की अवधि 20 साल की होती है, पर इसमें 5 साल की अवधि रखी हुई है, ताकि 5 साल के बाद ये देखा जा सके कि सैटेलाइट की तकनीक कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो एक विकल्प भारत सरकार के पास उपलब्ध होगा 5 साल के अंतराल के बाद ही, कि इसमें किस तरह से निर्णय लेना है, किस डायरेक्शन को अडॉप्ट करना है। जी जी। तो सर आपने खुद बताया हमारे दर्शकों को कि इसको लेके जो है काफी दिनों से ये मामला लंबित पड़ा हुआ था, और अब जाके क्लियर हुआ। जो लंबित पड़ा हुआ था उसमें तमाम तकनीकी चीजें तो, या तकनीकी पहलू तो थे ही, साथ ही साथ एक सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, कंट्री की सिक्योरिटी का, देश की सुरक्षा का भी मसला जुड़ा हुआ था। तो वो जो संदेह जाहिर किया जा रहा था सुरक्षा को लेकर, वो सब क्या अब दूर हो गए। देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि दूर हो गए, परंतु मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब इनमारसेट को सबसे पहले भारत में लाया गया, तब उसका कोई गेटवे भारत में नहीं था, और ये जी संदेह जताया जा रहा था कि उसके जो लॉफुल इंटरसेप्शन है, या उसको डाटा को कहाँ रखा जाएगा, इसके बारे में संदेह था। तो 2015-16 के आसपास भारत संचार निगम लिमिटेड और इनमारसेट ने मिलकर यह व्यवस्था की थी कि उसका गेटवे गाजियाबाद में स्थापित किया जा सके, ताकि वहीं पे भारत का डेटा भारत में ही रहे। इस तरह से, और उसको जब भी लॉफुल इंटरसेप्शन करने की सुरक्षा एजेंसीज को जरूरत हो, वो कर पाए। तो इस तरह से इनमारसेट का जो हमारा अनुभव है, वही अनुभव स्टारलिंक को लाते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे गेटवे जितने भी जिसकी आवश्यकता रहेगी कि स्टारलिंक जब अपनी ब्रॉडबैंड की सेवा देगी, तो उसको भारत में ही ऐसे गेटवे स्थापित करने चाहिए। और जब वो गेटवे स्थापित करेगा, तो भारत में जो यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उसका जो डेटा आ रहा है, वो भारत में ही रहे। मतलब लोकलाइजेशन ऑफ डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि उसका लॉफुल इंटरसेप्शन किया जा सके। तो ऐसी भारत सरकार ने भी ये कहा है कि जो भी आपका नेटवर्क आए, वो सुरक्षा कानूनों से कंप्लायंट रहे। तो स्टारलिंक को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी जी। तो जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इनको बनाना होगा सर, यहाँ पर इंडिया में। तो आप कह रहे हैं कि अगले 4 से 6 महीने में शुरू हो सकती है, तो वो स्टारलिंक ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, या अभी बनाने की प्रक्रिया में है। स्टारलिंक का बिजनेस प्लान क्या है, ये तो मैंने बहुत नज़दीक से नहीं देखा। उन्होंने निश्चित रूप से तैयारी की होगी, परंतु ऐसा गेटवे लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। और आपको शायद मालूम ही होगा कि जियो एयरटेल ने उनसे पार्टनरशिप कर ली है, उनका एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जी जी। संभव है कि उनके जरिए इस तरह की
जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी बैक स्टेज पे कर रहे हो और उसका प्रावधान कर रहा, पर फिर भी ऐसे 6 महीना एक उचित समय है जिसमें ऐसे गेटवे की स्थापना भारत में की जा सकती है। सर आपने कहा कि जियो और एयरटेल दोनों का साथ उनके साथ समझौता हुआ है, तो वो समझौता क्या है, जरा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे? समझौता तो यही है कि जियो या और पार्टनरशिप? एयरटेल, हाँ, दोनों ने पार्टनरशिप की है कि उसकी जो हाँ सेवाएं स्टारलिंक हाँ। की भारत में मुहैया करवाई जाएंगी, फैलाई जाएंगी, उसमें जियो और एयरटेल का योगदान रहेगा। जियो और एयरटेल के पास वैसे भी बहुत कस्टमर बेस है और उनके पास एक बहुत बड़ा रिटेलर या फ्रेंचाइजी का भी नेटवर्क है, जिसका फायदा स्टारलिंक को होगा। स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट हैं या जो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट हैं, वो सारे इक्विपमेंट इन चैनल्स के जरिए, जियो और एयरटेल के चैनल्स के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जियो और एयरटेल ये भी बता सकता है कि कहाँ पर उनकी सेवाओं की दरकार ज़्यादा होगी या ज्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा होगी। ऐसी जगह जहाँ पर उनका नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है, तो उस एरिया को पहले कवर किया जाए। इस तरह से दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो सर अब इंटरनेट की बात करते हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाके और दूर दराज इलाकों में, जंगली इलाकों में भी इंटरनेट मिल जाएगा, क्योंकि तार वार तो बिछाना है नहीं ऊपर से, मतलब सीधा लैंड करेगा इंटरनेट उपभोक्ता तक। तो ये जो गांव में हमारे इंटरनेट का इंतजाम होगा इसके आने से, इंटरनेट का जो सुविधा उपलब्ध होगी वो कितनी बेहतर होगी सर? और खर्चे के हिसाब से क्या वो को ठीक पड़ेगा, मतलब इतना इतना वो अफोर्डेबल होगा? देखिए, ये एक प्रश्न है, क्योंकि एक एस्टिमेट के जरिए माना गया है कि जो उसका जो इक्विपमेंट है, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट स्टारलिंक का, हम्म। लगभग 33,000 रुपये का आता है। और उसकी हम्म। जो ब्रॉडबैंड की सेवाएं हैं वो 3,000 रुपये मासिक के दर पे आती है, एक एस्टिमेट है। तो इसके जरिए थोड़ा तो गांव के क्षेत्र में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि गांव में अभी भी इस तरह की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। और मेरा मानना है कि सरकार को उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर वाकई ब्रॉडबैंड को गांव-गांव, दूर-दराज क्षेत्र तक तुरंत ही पहुंचाना है, तो इसके लिए इनिशियली कुछ सब्सिडी की व्यवस्था भी शायद यूएसओ फंड से करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी, ताकि ये सेवाएं उपभोक्ताओं तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और ऐसे सभी जो एरियाज भारत के जो अभी कनेक्टेड नहीं है ब्रॉडबैंड से और डिजिटल इंडिया की जितनी भी सुविधाएं हैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो तुरंत ही इसका फायदा उठाएं। और सर जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये भूटान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टारलिंक, हमारा पड़ोसी देश है बिल्कुल सटा हुआ। तो वहां पर जो इनका एक्सपेंस आ रहा है वो तकरीबन 3-3.5 हजार के बीच में आ रहा है। तो अगर भूटान में 3-3.5 हजार रुपए का आ रहा है, तो निश्चित रूप से इंडिया में, हमारे मतलब भारत में तो ये महंगा साबित हो सकता है। नहीं, देखिए, भूटान में जो ब्रॉडबैंड के रेट्स हैं वो भारत से ज़्यादा है। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। हमारे यहाँ पर जी। कंपटीशन इतना है कि ब्रॉडबैंड की सेवाएं बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं, जबकि विश्व में आप कहीं भी जाइए, ब्रॉडबैंड की सेवाएं इतनी सस्ते दरों पे उपलब्ध नहीं है। भूटान में वैसे भी अगर आप लैंडलाइन से भी ब्रॉडबैंड लेना चाहें या ऑप्टिकल फाइबर से ब्रॉडबैंड लेना चाहें, तो उसके भी रेट आप देखेंगे कंपेरेबल है, 3,000 के कंपेरेबल है। इसलिए वहाँ पर स्टारलिंक की सेवाओं को बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। भारत में स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सेवाओं को निश्चित रूप से कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जो आज के आज के दिन में जो ब्रॉडबैंड की सेवाएं जिस दर पर उपलब्ध हैं जियो, एयरटेल या भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा, वो बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध है। तो चलिए सर, अब आते हैं आपके बीएसएनएल पर। आप तो बीएसएनएल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत लंबी सेवाएं आपने दी है अपनी बीएसएनएल को। तो सर बीएसएनएल का क्या होगा स्टार लिंक के आने से? चलिए जियो है, एयरटेल है, वो तो प्राइवेट कंपनी है, बड़े खिलाड़ी हैं। बीएसएनएल भी हमारा एक समय सबसे बड़ा खिलाड़ी था टेलीकॉम सेक्टर में हिंदुस्तान में। तो बीएसएनएल का क्या होगा सर? बीएसएनएल के भविष्य पे क्या असर होगा इसका? देखिए, आपने एक बहुत ही भावात्मक प्रश्न मुझसे पूछ लिया। मेरा भारत संचार निगम लिमिटेड में मैंने काम किया है और मेरी दिली इच्छा तो यही थी, ख्वाहिश ये थी कि ये जो स्टारलिंक का एग्रीमेंट होता वो शायद बीएसएनएल के साथ होता तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। पर ये प्रश्न ऐसा है कि मैं शायद उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ। पर
ये एक विषय है कि इस पे भी चर्चा की जा सकती है कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी स्टारलिंक के साथ समझौता करके इस सेवाओं को पूरे दूर दराज तक पहुंचाए, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड का ही ये कार्य दिया गया है उनको कि भारत नेट के जरिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाइए और दूर दराज गाँव के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड को ले जाइए। तो अगर ये समझौता भारत संचार निगम लिमिटेड भी कर ले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा स्टारलिंक के लिए और भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए। बहरहाल अभी भी भारत संचार निगम लिमिटेड स्टारलिंक के साथ काम करके सेवाएं दे सकता है। जैसे हो सकता है कि स्टारलिंक को इंटरनेट की सेवाएं देने के लिए कुछ बैकहॉलिंग की ज़रूरत पड़े, या इंटरनेट के ग्राउंड पे जो इंटरनेट अवेलेबल है उसकी ज़रूरत पड़े, तो उसका भी भारत संचार निगम लिमिटेड उसका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे मैंने कहा, ग्राउंड स्टेशंस लगाने की शायद आवश्यकता पड़े, गेटवे स्टेशंस लगाने की आवश्यकता पड़े, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के जितने एक्सचेंजेस हैं उसमें ये गेटवे एक्सचेंजेस लगाए जा सकते हैं, जिससे देश को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। और ये बात रहेगी कि गेटवे स्टेशन भारत सरकार की किसी कंपनी के मातहत लगे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप सरकार को, आपका ये सुझाव है कि स्टारलिंक को, जिसे इस तरह से आगे बढ़ने पर स्टारलिंक और टेलीकॉम सेक्टर दोनों का फायदा होगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही। और मैं तो यही चाहूँगा, मैं सरकार से अनुरोध भी करूँगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड को भी निश्चित रूप से स्टारलिंक की एंट्री से किसी न किसी तरीके से जोड़ा जाए ताकि उसको भी फायदा हो। सर, तो भारत नेट 3 पर जो है काफी पैसा सरकार ने खर्च किया है, अब उसका क्या होगा? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सेवाएं होंगी। देखिए, भारत नेट फेज 3 में भी जो बना हुआ है उसमें ऑप्टिकल फाइबर, रिंग बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर, इस सब को लगाने की व्यवस्था की गई है। और ये है स्टारलिंक की सेवाएं सीधे सीधे सैटेलाइट के जरिए आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये कॉम्प्लीमेंट्री सेवा होगी, परंतु फिर भी मैं ये चाहूँगा कि दोनों को एक साथ समन्वय करके इन सेवाओं को दूर दराज के गांव में पहुंचाया जाए। जहां स्टारलिंक की सेवा पहुंच सकती है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर में व्यर्थ खर्चा ना किया जाए, और जहां पर ऑप्टिकल फाइबर की सेवाएं ऑलरेडी पहुंच गई हैं भारत नेट की, वहां तो ठीक बात है, जो हो गया है तो हो गया है। पर आगे से इस तरह का समन्वय किया जाए कि ब्रॉडबैंड की सेवाएं स्टारलिंक से पहुंच रही हैं या भारत नेट के माध्यम से पहुंच रही हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री विषय हो और उस पर ध्यान रखा जाए। जी जी सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ इन स्पेस बना हुआ है भारत में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह से रेगुलेट करता है इस सेवाओं को। और स्टारलिंक और भारत नेट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें इसका रोल क्या होगा, क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, इन स्पेस एक नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से के द्वारा संचालित की जाती है, और वो ये देखती है कि सैटेलाइट की सेवाएं किस ढंग से आ रही हैं, वो देश के लिए उचित है या नहीं है, और उसमें किस तरह की गाइडेंस की आवश्यकता है। तो कल आपने अगर माननीय मंत्री जी का भी भाषण सुना होगा या उनके इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने भी ये बताया है कि पूरा प्रकरण इन स्पेस जो कि नोडल एजेंसी है उसके माध्यम से आते हुए फाइनली ट्राई और डीओटी इस बात पर निर्णय करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस का जो स्पेक्ट्रम है वो उनको किस कीमत पर मुहैया कराया जाए। तो इन स्पेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, हमारे देश की नोडल एजेंसी है, और इससे ये ध्यान रखती है कि कैसी तकनीक आ रही है और उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो चलते चलते सर, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत उत्सुकता भी है और लोगों की भी उत्सुकता है कि मान लीजिए हम बड़े शहर में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर का या फाइबर का, जियो फाइबर का या चाहे उसका एयरटेल का। तो अगर अवेलेबल हो जाता है, स्टारलिंक की सेवा शुरू होती है, तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा? हम इसी पे चलते रहें या स्टारलिंक का ऑप्शन चूज करें? देखिए, स्टारलिंक की अभी तो मुझे मेरी समझ में स्टारलिंक की जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पहुंचा नहीं है ब्रॉडबैंड, वहां के लिए उपयोगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में स्टारलिंक की सेवाएं बड़े शहर में टियर 2, टियर 3 या मेट्रो सिटीज में भी लोग उसको पसंद करने लगेंगे। जब एक बार सेवाओं का विस्तार होगा तो उसकी कीमत में भी कमी आएगी,
और जिस समय वो कीमत इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से कम्पीट करने लगे, तब उपभोक्ता है वो दोनों ही सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक रहेगा, और जो भी उसको बेहतर सेवा देगी उसके लिए वो उसको अडॉप्ट करेगा। अब स्टारलिंक में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके 7000 से 8000 लो अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट हैं वो हमेशा उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि उनकी सेवाओं में व्यवधान कम होता है। तो देखिए क्या होता है, ये तो एक भविष्य का प्रश्न है। चलिए, ये थे बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव जी। अनुपम सर, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को स्टारलिंक की सेवाओं के बारे में जानकारी दी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के बारे में जानकारी दी। बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने, आपने समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।